Good morning, everybody. Have a nice day. Welcome back to APS ऑनलाइन साइंस क्लासेस। आपको हमने पिछली कक्षा में बीजांड के प्रकार एवं गुरु बीजाणु जनन पर चर्चा की थी। हमने आपको बीजांड के प्रकार बताए थे कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं और वो बीजांड किस प्रकार के होते हैं। आइए आज हम इस कक्षा में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन या भ्रूण कोश के परिवर्धन पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल। Is that right? Okay, students. आज का हमारा जो टॉपिक है इस लेसन नंबर 2 का वो है डेवलपमेंट ऑफ embryo sac or female gametophyte मादा युग्मकोद्भिद का मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन। देखिए, आपको हमने गुरु बीजाणु जनन में बताया था कि गुरु बीजाणु मात्र जो कोशिकाएं होती है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती हैं, वो अर्धसूत्र विभाजन की क्रिया करती है और अर्धसूत्र विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीजाणु द्वार की ओर स्थित 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ये निष्क्रिय गुरु बीजाणु, ठीक है, निभाग की ओर स्थित सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने के पश्चात अपराशित हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं और सक्रिय गुरु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण। ये हमने आपसे पिछली कक्षा में क्या की थी, चर्चा की। आज जो हम आपसे बात कर रहे थे कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन कैसे होता है, हाउ टू डेवलप द एम्ब्रियो सेल और फीमेल गैमेटोफाइट। आपको हम बता दें, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का जो परिवर्धन होता है वो अधिकांशतः आवर्त बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन जो होता है वो एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का होता है। आपको समझ में आ गया है, हमने ये बताया है आपको कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, आवर्त बीजी पादपों में जो भ्रूण कोश होता है या आपका युग्मकोद्भिद होता है, मादा युग्मकोद्भिद, उसका परिवर्धन किस प्रकार का होता है, एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का होता है, पॉलीगोनम प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का होता है।
एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार को बोलते हैं मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप के नाम से जानते हैं। देखिए आवर्त विधि जो पादप होते हैं उसमें भ्रूण कोश का जो परिवर्धन होता है वो पॉलीगोनम प्रकार का होता है। इनमें जो भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद होता है, उस मादा युग्मकोद्भिद का जब परिवर्धन होता है तो आपको बता दूं 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है और 8 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आइए हम यही आपको बताना जा रहे हैं कि किस प्रकार का होता है एक बीजाणु पॉलीगोनम। ठीक है, हम यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आवर्त बीजी पादपों में ही मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको हम ये बताएंगे कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश में किस तरीके से 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, इस पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, हाउ टू डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप द फीमेल गैमेटोफाइट ओवर एम्ब्रियो सेल। यहाँ से हम इस टॉपिक को आपको शुरू कर रहे हैं और आपको हम ये दोनों बातें निकाल के दिखाएंगे कि एक बीजी पादपों में जो आवर्त बीजी पादपों में जो भ्रूण कोश होता है या मादा युग्मकोद्भिद होता है वो एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार किस प्रकार का होता है, इसमें किस प्रकार से 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। देखिए इस पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, मैंने आपको बताया था कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन में सक्रिय गुरु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु किस प्रकार का होता है, अगुणित होता है। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्मकोद्भिद की कौन सी कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है। आपसे पूछा जाए कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम क्या है, तो वो है आपका गुरु बीजाणु। इसे हम बोल सकते हैं कि गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। मेगास्पोर is the first cell of female gametophyte. Is it clear? इसी गुरु बीजाणु को भ्रूण कोश मात्र कोशिका भी कहा जाता है। गुरु बीजाणु को क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश मात्र कोशिका, मात्र कोशिका भी इसे कहा जाता है। बात सुन आ रही है, भ्रूण कोश मात्र कोशिका किसे कहा जाता है, सक्रिय गुरु बीजाणु को ही भ्रूण कोश मात्र कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रूण कोश मात्र कोशिका को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु भी कहा जाता है। देखिए अब आपको बता रहे हैं कि ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, ध्यान से सुनिए। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या काम करता है, बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करता है। किससे, ये गुरु बीजाणु है और गुरु बीजाणु किससे पोषण प्राप्त करता है, बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, किससे प्राप्त करता है, गुरु बीजाणु जो होता है सक्रिय गुरु बीजाणु वो बीजांडकाय से क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करता है। देखो हमने आपको बीजांड की संरचना पढ़ाई थी और आपको बीजांड में आपको इस तरीके से हमने ये संरचनाएं आपको दिखाई थी। ठीक है, ये आपका बाह्य अध्यावरण, ये अंत्य अध्यावरण, ये क्या कहलाएगा, बीजांड। और ये जो संरचना है ये अभी फिलहाल गुरु बीजाणु के रूप में, ये संरचना, ये सक्रिय गुरु बीजाणु। और यही सक्रिय गुरु बीजाणु इस बीजांडकाय से क्या प्राप्त करती है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु इस बीजांडकाय से क्या प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु बीजांडकाय से क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है।
जब ये पोषण प्राप्त कर लेता है तो इस गुरु बीजाणु की आकार में क्या हो जाती है, आपको बता दूं, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, गुरु बीजाणु के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आकार में आपने देखा है क्या हो गई है, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। किसके आकार में वृद्धि हो गई है, गुरु बीजाणु के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है, जब गुरु बीजाणु का आकार बढ़ेगा तो ये क्या है कि बीजांडकाय का ज्यादा से ज्यादा स्थान को क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है, कौन घेर लेगा, गुरु बीजाणु बीजांडकाय के अधिकतम भाग को या स्थान को क्या कर लेता है, घेर लेता है। किसके स्थान को घेर लेता है, बीजांडकाय के स्थान को क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो आपको पता लग गया है कि गुरु बीजाणु जो होता है वो बीजांडकाय के अधिकतम भाग को या स्थान को क्या कर लेता है, घेर लेता है। इज इट क्लियर। इसके पश्चात क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु होता है, ठीक है, इसमें अनेक छोटी छोटी क्या बनती है, रिक्तिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। गुरु बीजाणु के अंदर अनेक छोटी छोटी क्या है, रिक्तिकाएं होती हैं। अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं क्या होती हैं, निर्मित होती है या प्रकट होने लगती है। ठीक है, so many vacuoles is appear in the मैगोस्पोर। गुरु बीजाणु के अंदर बहुत सारी अनेक क्या है, रिक्तिकाएं क्या होने लगती है, एपियर होने लगती है, प्रकट होने लगती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, और कुछ समय पश्चात ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं, आकार में कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। ये तो हो गया केंद्र, और ये क्या है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है, रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, तो ये रिक्तिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के पश्चात ये रिक्तिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के पश्चात इन रिक्तिकाओं का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुरु बीजाणु के अंदर बड़ी रिक्तिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं ये गुरु बीजाणु है और ये इसका क्या है, केंद्रक है। ठीक है, गुरु बीजाणु का इस केंद्रक में 3 बार क्या होते हैं, समसूत्र विभाजन होते हैं। ध्यान से सुनना, 3 बार क्या होते हैं, समसूत्र विभाजन होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार समसूत्र विभाजन होते हैं। आपको हम बता दें कि एक बार, अगर आपको बताया हमने कि एक जो कोशिका होती है उसमें जब समसूत्र विभाजन होता है, एक कोशिका में जब समसूत्र विभाजन होता है तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इस एक कोशिका में जब विभाजन होगा इसके केंद्रक में, तो यहाँ पे 2 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो आपको पता है यहाँ पे केंद्रक अगर कितने हैं, 3 केंद्रक हैं, तो आपको पता है एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो 3 केंद्रकों से कितने कोशिकाओं का निर्माण होगा, 8 केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। हम आपको बता भी सकते हैं किस तरीके से होता है। देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा खोल के और बता देता हूं। देखिए, ये एक केंद्रक है। ठीक है, इसने फर्स्ट बार क्या किया, कोशिका विभाजन किया, खासतौर से समसूत्र विभाजन की क्रिया में भाग लिया। जब इस केंद्रक में जब समसूत्र विभाजन होगा तो ये केंद्रक कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये पहला विभाजन होगा। अब ये दोनों केंद्रक हैं, इनमें फिर दोबारा से क्या होगा, समसूत्र विभाजन होगा, तो ये दूसरा विभाजन होगा। जब विभाजन होगा तो इस केंद्रक से कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, 2 हो गया, तो इससे भी कितने हो गए, 2 केंद्रकों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए तीसरा केंद्रकों में समसूत्र विभाजन होने जा रहा है। ठीक है, इससे कितने बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे, इससे भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, इससे भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, इससे भी कितने बनेंगे, 2। टोटल आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने केंद्रकों का निर्माण हुआ, 8 केंद्रकों का। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु, ध्यान से सुनना, गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार क्या होता है, समसूत्र विभाजन होता है। और ये 3 बार जो समसूत्र विभाजन होते हैं वो मुक्त अवस्था के रूप में होते हैं, या मुक्त समसूत्र विभाजन यहाँ पे होते हैं। और मुक्त समसूत्र विभाजन होने के फलस्वरूप 8 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने केंद्रकों का निर्माण होता है, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। इसको हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान से सुन लीजिए
कि गुरु बीजाणु का ये वाला जो भाग है इसको हम कह रहे हैं बीजांड द्वार। गुरु बीजाणु के अंदर दो छोर होते हैं, एक को बीजांड द्वार छोर बोलते हैं और दूसरे को कौन सा भाग बोल रहे हैं, निभाग छोर के नाम से जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव का नाम बीजांड द्वार कहलाएगा और दूसरे ध्रुव का नाम क्या कहलाएगा, निभाग कहलाएगा। जब यहाँ पे समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और कब होती है, पहली बार, यानी कि इस केंद्रक में, गुरु बीजाणु के केंद्रक में पहली बार जब समसूत्री विभाजन होता है, इसमें पहली बार जब समसूत्री विभाजन होगा, तो पहली बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो आप देखिए यहाँ पे रिक्तिकाएं कैसी हैं, बहुत ही आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती है, दीर्घित होती हैं। और जब रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं आकार में, तो इसके कारण ये केंद्रक जो होता है, ये क्या है, इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये रिक्तिकाओं के दीर्घीकरण के कारण ये जो केंद्रक होता है, ठीक है, ये विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, गति कर जाता है। किस ओर गति कर जाता है, विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर जाता है। दोबारा सुन लीजिए, केंद्रक में, गुरु बीजाणु के केंद्रक में जब पहली बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होने पर गुरु बीजाणु में उपस्थित रिक्तिकाओं के दीर्घीकरण के कारण, ठीक है, विभाजित केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। अर्थात ये ध्रुव कौन से हैं, एक बीजांड द्वार वाला ध्रुव होगा और दूसरा कौन सा कहलाएगा, निभाग छोर वाला ध्रुव कहलाएगा। तो ये विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, केंद्रक चला जाता है। अब आपने देखा कि एक केंद्रक, ये केंद्रक क्या है, विभाजित हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम विभाजित हुआ है, और विभाजित होने के कारण ये केंद्रक, यहाँ पे तो केंद्रक जो है वो कोशिका के यहाँ पे स्थित तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, रिक्तिकाएं मौजूद हैं, और रिक्तिकाएं दीर्घीकृत होने के कारण ये विभाजित केंद्रक जो होता है वो किस ओर चला जाता है, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, चला जाता है। तो आपने देखा कि विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, केंद्रक यहाँ पे आ गए हैं। एक बीजांड द्वार की ओर आ गया, बीजांड द्वार क्षेत्र की ओर आ गया, दूसरा किस ओर आ गया, निभाग छोर की ओर आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि ये प्रत्येक ध्रुव या प्रत्येक जो केंद्रक होगा, ये ध्रुव है और ध्रुवों पर एक एक केंद्रक आ चुका है। पहली बार कोशिका विभाजन की क्या हो गई है, क्रिया हो गई है। यहां पर क्या होगा कि जो प्रत्येक केंद्रक होगा, ये वाला केंद्रक भी और ये वाला केंद्रक भी, ये दोनों केंद्रक जो होते हैं वो पुनः दो बार क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ये केंद्रक भी दो बार विभाजित होगा और ये दूसरा केंद्रक जो होगा दूसरे ध्रुव पर, ये भी केंद्रक कितनी बार विभाजित होगा, दो बार ये केंद्रक क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और विभाजित होने पर जब ये केंद्रक दो बार विभाजित होगा, ये केंद्रक दो बार विभाजित होगा, तो विभाजित होने के पश्चात, विभाजित होने के पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पे, विभाजित होने के पश्चात देखिए, इसको हम ऊपर दिखा रहे हैं इस डायग्राम को। विभाजित होने के पश्चात, ठीक है, ये केंद्रक, ठीक है, यहाँ पर ये प्रत्येक ध्रुवों पर आया हुआ केंद्रक होता है, वो दो बार विभाजित होता है, और दो बार विभाजित होता है तो यहाँ पे कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, इस तरीके से प्रत्येक ध्रुव पर चार केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो ये चार केंद्रकों का यहाँ पर क्या हो गया है, निर्माण हो गया है प्रत्येक ध्रुव पर। ये क्या है, रिक्तिकाएं आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके पश्चात क्या है कि ये जो केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक जो होते हैं वो सामान्यतः कोशिका द्रव में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। सभी केंद्रक किसमें स्थित होते हैं, कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। अब क्या होता है कि प्रत्येक ध्रुव पर स्थित जो केंद्रक होता है, प्रत्येक ध्रुव पर जो स्थित केंद्रक होता है, देखिए इस ध्रुव पर, जिसको हमने कौन सा ध्रुव बोला था, निभाग छोर की ओर, और इस ध्रुव को बोल रहे हैं बीजांड द्वार की ओर स्थित है, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक ध्रुव पर स्थित जो एक एक केंद्रक होता है, इस ध्रुव का एक केंद्रक और इस ध्रुव का एक केंद्रक,
दोनों केंद्रक क्या करते हैं, गति करते हैं। दोनों केंद्रक क्या होते हैं, गति करते हैं, और गति करने के पश्चात ये दोनों केंद्रक आकर के कोशिका के मध्य में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों केंद्र क्या काम करते हैं, ये देखिए विपरीत दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक गति करके कहां पे आ जाते हैं, कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। और ये एक एक केंद्रक प्रत्येक ध्रुव से, ठीक है, प्रत्येक जो ध्रुव होता है उस पर 4-4 केंद्रक है, और 4-4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक जो होता है वो कोशिका के कहां आ जाता है, मध्य में आ जाता है। तो ये केंद्रक यहाँ पे आ गया है और ये केंद्रक यहाँ पे आ गया। इन केंद्रकों को मैंने यहाँ से क्या है, डिसअपीयर कर दिया। तो ये दोनों केंद्रक कहाँ पे आ गए हैं, कोशिका के मध्य में आ जाते हैं, और ये दोनों कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। तो इन केंद्रकों को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। कौन से केंद्रक कहा जाता है, ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। यही ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, उस समय पश्चात क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। देखिए आपको बता दूं, ये ध्रुवीय केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अगुणित होती है। और जब ये दोनों केंद्रक, दोनों ध्रुवीय केंद्रक संलयित हो जाते हैं, संलयित का मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो मिलने के पश्चात देखो मैंने इन दोनों को मिला दिया है, तो मिलने के पश्चात यहाँ पे एक द्विगुणित केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। द्विगुणित केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए इसको मैं अगले डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कितने केंद्रक हैं, यहाँ पे ये 3 केंद्रक है भैया, ठीक है। यहाँ पे भी कितने केंद्रक है, ये 3 केंद्रक है। बात समझ आ गई। और यहाँ पर ये क्या है कि एक केंद्र किधर से आया, दूसरा केंद्र किधर से आया, ठीक है। प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर के, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण करते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, और संलयित होने पर द्विगुणित केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस केंद्रक को क्या कहा जाता है, द्विगुणित केंद्रक कहा जाता है। कौन सा केंद्रक कहा जाता है, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये केंद्रक कैसा होता है, द्विगुणित होता है, और द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। ये केंद्रक बाद में कोशिका का निर्माण कर लेता है, और कोशिका का निर्माण करने के कारण इसे क्या, कौन सी कोशिका कहा जाता है, इसे केंद्रीय कोशिका भी कहा जाता है। केंद्रीय कोशिका भी इसे कहा जाता है। द्विगुणित केंद्रक को संलीन केंद्रक भी कहा जाता है। द्विगुणित केंद्रक को कौन सा केंद्रक कहा जाता है, संलीन केंद्रक भी कहा जाता है। संलीन केंद्रक या इसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी इसे कहा जाता है। द्वितीय केंद्रक को संलीन केंद्रक या डेफिनेट न्यूक्लियस भी क्या है, इसे कहा जाता है। देखिए ये वाला छोर कहलाएगा निवास छोर, ये कौन सा कहलाएगा, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार का सिरा। ये बीजांड द्वार का जो सिरा होगा, ठीक है, बीजांड द्वार के सिरे पर 3 केंद्रक स्थित होते हैं। कितने केंद्रक स्थित होते हैं, ये 3 केंद्रक क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इन 3 केंद्रकों के द्वारा, ठीक है, इन 3 केंद्रकों को क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय का क्या करता है, ये निर्माण करता है। यहाँ पर आपने देखा बीजांड छोर की ओर स्थित 3 केंद्रक होते हैं। इन 3 केंद्रकों के समूह को क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है, या एग एपरेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग एपरेटस कहा जाता है। और ये तीनों केंद्रक होते हैं, वो कुछ समय पश्चात भित्ति का निर्माण करते हैं, और ये केंद्रक किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये तीनों केंद्रक किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोशिका के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तीनों केंद्रक हैं वो कोशिका में परिवर्तित हो गए। कौन से, अंड समुच्चय वाले। अंड समुच्चय में ये एक जो कोशिका होती है, जो नाशपाती के आकार की होती है बीचों बीच में,
उसे अंड कोशिका कहते हैं। इस वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? अंड कोशिका कहा जाता है, जिसे एग सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एग सेल के नाम से जाना जाता है। और बाकी इनके पार्श्व में लगी दो कोशिकाएं होती हैं, पार्श्व में अंड कोशिका के पार्श्व स्थिति में लगी दो कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका, या इन्हें सिनर्जिड सेल के नाम से जाना जाता है। सिनर्जिड सेल के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। तो इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल के नाम से क्या है? जाना जाता है। इसी तरीके से निभाग जो छोर होता है, वहां पर भी कितने केंद्रक पाए जाते हैं? ये 3 केंद्रक यहाँ पर पाए जाते हैं निभाग छोर की ओर। ये तीनों केंद्रक कुछ समय पश्चात संगठित होते हैं और संगठित होकर के ये तीनों केंद्रक 3 कोशिकाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखिए ये 3 केंद्रक होते हैं, ये मिलकर के संगठित होते हैं। संगठित होने के पश्चात 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। प्रतिमुखी कोशिका, या इन्हें प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इन्हीं कोशिकाओं को एंटीपोडियल सेल के नाम से जाना जाता है। एंटीपोडियल सेल के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंटीपोडियल सेल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इज इट क्लियर? देखिए आप यहां पर इस प्रकार से ये भ्रूण कोश क्या है? पूर्ण रूप से क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। ठीक है, इसे भ्रूण कोश कहते हैं, या इसे क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और अधिकांशतः आवर्तबीजी पादपों में ये मादा युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन हुआ है, या भ्रूण कोश का जो परिवर्तन हुआ है, वो कौन सा प्रकार का कहलाएगा? इस प्रकार का जो परिवर्तन कहलाता है वो एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का क्या कहलाता है? मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन या भ्रूण कोश का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया था, गुरु बीजाणु से किया था, और यहां तक जो अवस्था है ये कौन सी कहलाती है? एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहलाएगा या मादा युग्मकोद्भिद कहलाएगा। और इस तरीके से यहां से लेकर के यहां तक मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन आवर्तबीजी पादपों में होता है। और इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्तन आवर्तबीजी पादपों में कहा जाता है। आपको हमने बताया कि यहाँ पर 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। देखिए 7 कोशिका और 8 केंद्रक हम दिखा रहे हैं। ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगी। ये तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं कैसी होती हैं? एगुणित होती हैं। यहाँ पे देखिए एक ये सहायक कोशिका है, ये भी सहायक कोशिका है, और ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। तो यहाँ भी कितनी कोशिकाएं हो गई? 4, 5 और 6। 3 और 3 कितनी हो गई? 6 कोशिकाएं होगी। और ये 6 कोशिकाएं क्या होती हैं? एगुणित अवस्था में होती हैं। और 7वीं कोशिका कौन सी है? ये वाली कोशिका होती है। ठीक है, यानी कि प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या होती है 3। देखिए ये देखिए। ठीक है, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? एगुणित होती हैं। इसी तरीके से ये जो बीजांड द्वार की ओर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें अंड कोशिका की संख्या, अंड कोशिका जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये भी एगुणित होती है। ये 2 कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो सहायक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। और ये कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? एगुणित होती हैं। ठीक है, और लास्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस कोशिका को मैंने नाम दिया था केंद्रीय कोशिका। कौन सी कोशिका दिया था? केंद्रीय कोशिका, या इसे द्वितीय केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है, या इसे संलग्न केंद्रक के नाम से भी संलिंग केंद्रक के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय कोशिका की संख्या कितनी है? 1 है, परंतु ये कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स,
नंबर ऑफ सेल्स की संख्या कितनी है यहाँ पर आप देख लीजिए, 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 7 कोशिकाओं का। यानी कि एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक बता रहे हैं। देखिए ये तो कोशिकाओं की संख्या होगी, अब हम आपको यहाँ पे केंद्रकों की संख्या दिखा रहे हैं। देखिए प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या 3 है, तो इनमें केंद्रकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। अंड कोशिका की संख्या 1 है, तो यहाँ पे केंद्रक की संख्या 1 होगी। सहायक कोशिकाओं की संख्या 2 है, तो सहायक कोशिकाओं में 2 सहायक कोशिकाएं, तो उनमें प्रत्येक सहायक कोशिका में 1 केंद्रक होगा। इसलिए यहाँ पर भी आप देखिए कि कितने केंद्रक होते हैं? 2 होते हैं। केंद्रीय कोशिकाएं जो मैंने आपसे बात की उनमें, ठीक है, केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैंने आपको बताया था कैसे होती है, जब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि गुरु बीजाणु के अंदर, ठीक है, पहली बार जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, तो रिक्तिकाओं के दीर्घीकरण के कारण केंद्र क्या होते हैं? वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है? चले जाते हैं। और ये प्रत्येक विपरीत ध्रुवों की ओर गया हुआ केंद्रक होता है, वो उन्हें 2 बार क्या करता है? समसूत्री विभाजन की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। और प्रत्येक ध्रुव की ओर स्थित जो 4 केंद्रक होते हैं उनमें से एक केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका के मध्य में क्या हो जाते हैं? आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार के केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और ये ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं और द्विगुणित द्वितीय केंद्रकों का निर्माण करते हैं। ये द्विगुणित द्वितीय केंद्रक होते हैं, ये कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आप देखिए इनमें टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई? 2, 2, 4, 5 और 3, 8। टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसलिए जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने आपको 2 बातें बताई थी कि आवर्त बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश जो होता है उसका परिवर्धन कौन से प्रकार का होता है? एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का होता है, और इस प्रकार के परिवर्धन में 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का क्या होता है? निर्माण होता है। 7 केंद्रक और 8 कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक जो 6 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, खासतौर से 3 प्रतिमुखी कोशिका और 3 क्या होती है? सहायक कोशिका और अंड कोशिकाएं होती हैं। इस तरीके से टोटल जो 6 कोशिकाएं होती है ये अगुणित होती हैं। बाकी आपको बता दें ये द्वितीय केंद्रक होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित अवस्था में होता है। इस तरीके से मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है? परिवर्धन होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के परिवर्धन के बारे में अध्ययन कर लिया। इसी के साथ हमारा ये द्वितीय चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको अगर सेकंड चैप्टर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो यू विल कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, यू विल टेल मी। देखिए मैंने आपको बताया और आपको हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दौरान पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन कैसे होता है, समझाइए। ठीक है, दूसरा लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए, या लघु बीजाणुधानी की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर के समझाइए। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कई बार आपको 1 वर्ड टाइप क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है तो भाई टैपीटर्म के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। परागकण या लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है, पराग कोश का स्फुटन कैसे होता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि पराग कोश के स्फुटन के पश्चात नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि बीजांड कितने प्रकार का होता है, उनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल बीजांड के बारे में आपसे एग्जाम के अंदर क्या है पूछा जा सकता है।
आपसे पूछा जाए कि आवर्त बीजी पादपों में अधिकांशतः कौन से प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो प्रत्येक प्रकार का बीजांड मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या है, पाया जाता है। देखिए आपसे और भी इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, ठीक है, या गुरु बीजाणु जनन क्या है। ये सवाल नहीं पूछा जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष का परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बीजांड के प्रकार पे पूछा जा सकता है, या बीजांड की संरचना पर पूछा जा सकता है, या आपसे नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन पर आपसे मेजर क्वेश्चन कई बार क्या है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्या है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।